ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और इसके हम कुछ बेसिक्स समझेंगे। और आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आई होप कि जो जो टॉपिक्स आते हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन से हो, या फिर जो फार्मर सुसाइड है वो वाली जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हो, फार्मर क्रेडिट से रिलेटेड हो, या फिर फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड हो, तो उसके जो बेसिक रीजन है, उसके जो बैकग्राउंड में जो रीजंस हैं, वो इंडियन इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल जो डायमेंशन है उसके साथ हम अपना ऐसे लिख पाएंगे फिर उसके बाद। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि हम आपको पता है रोज करंट अफेयर की न्यूज से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज करंट अफेयर की न्यूज के पीछे का थोड़ा मतलब समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है कि जो जीएसटी रिवेन्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज अक्सर हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, कैसे ये बढ़ रहा है और कैसे आप इसको अपनी इस इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। देखो, जो जीएसटी रिवेन्यू बढ़ता है ना, वो इंडिकेशन किस चीज का है कि जो कंज्यूमर है, जैसे हम कंज्यूमर है, सारे कस्टमर्स है, तो हम क्या कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तभी जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है। प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए जीएसटी रेवेन्यू बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा कि जो हमारा जीडीपी है वो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ये छोटी सी न्यूज पूरा जो सर्कल है उसको इंडिकेट करती है। तो इसीलिए ये जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटी सी फिगर आप डाल के इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे लेट से आप कह सकते हैं कि राम है, वो न्यूज़पेपर देख रहा होता है, उसको मतलब पता लगता है कि जीएसटी रिवेन्यू बढ़ रहा है, वो अनएम्प्लॉयड होता है। तो जीएसटी रिवेन्यू बढ़ने का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली उसको एक जॉब मिल जाती है एक फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आया कि न्यूज़ को कैसे यूज करना है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या कि सेंटर ने अलाउ कर दिया एक्सपोर्ट करना, कि जो प्याज है अब तुम बाहर बेच सकते हो विदेश में। कभी कभी सेंटर क्या करती है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है एक्सपोर्ट पे। तो इस न्यूज़ का क्या मतलब है, इस न्यूज़ का मतलब है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ेगी। एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे ना। तो एक्सपोर्ट से इनकम बढ़ेगी, इस न्यूज़ का ये मतलब है फार्मर्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा डायमेंशन भी है कि जब हम प्याज को एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, हमारी मार्केट के अंदर, सोसाइटी मतलब मार्केट, ठीक है, इकोनॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो हमारी मार्केट है उसके अंदर प्याज का जो क्वांटिटी है, जो उसका वहां पे जो उसकी वो जो होती है क्वांटिटी, जितना रखा होता है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। अब जब यहाँ पे कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो वैल्यू, जो चीज कम होती है मार्केट में, इकोनॉमी का प्रिंसिपल है सिंपल, कि जिस जो कम होती है मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ता है। तो वैसे ही अगर हम ओनियन को एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, फार्मर की इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी जो मार्केट है वहां पे प्याज का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, फिर फार्मर को भी इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक स्टोरी में कन्वर्ट करके इसको भी आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही न्यूज काम की है, इसको इंट्रोडक्शन में यूज करना। और कहानी बना के यूज करोगे तो सब अलग अलग कहानी बनाते हैं, तो वहां आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे अपना इंट्रोडक्शन बनाया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो बीटी कॉटन है, हमने शायद ये लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करा था। बीटी कॉटन क्या होता है, बेसिलस थर्मोजेनेसिस कॉटन, मतलब वो जीएम वाला कॉटन जो है वो है बेसिकली। तो यहाँ पे डिबेट चल रही थी कि बीटी कॉटन अच्छा होता है या नहीं होता। तो ये सारी चीज एक स्टडी हुई, स्टडी में पाया कि जो बीटी कॉटन होता है उससे इकोनॉमिकली भी हमें बेनिफिट होता है और एनवायरमेंटली भी बेनिफिट होता है। तो शायद ये मैं डिस्कस कर चुका था। बीटी कॉटन क्या करता है कि जो वहाँ पे उसके लिए पेस्टिसाइड यूज होते थे कॉटन के लिए, अब वो यूज नहीं करने पड़ते, क्योंकि हमने इसमें जीन मॉडिफाई कर दिया है। तो वो एनवायरमेंटली भी बेनिफिट कर रहा है और फार्मर्स को क्योंकि पेस्टिसाइड खरीदना नहीं पड़ रहा, तो इकोनॉमिकली भी बेनिफिट कर रहा है। और एनवायरमेंट में पेस्टिसाइड आ नहीं रहा, तो क्या कर रहा है, एनवायरमेंटली बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। ये एक न्यूज थी, उसको यूज करा, फिर यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद ही जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है थोड़ा इंप्रेसिव बनता है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, थॉट अरोज होते हैं, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार ऐसा एक्चुअल में क्यों है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन में बीटी कॉटन का एग्जांपल है कि बीटी कॉटन से इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, फार्मर्स को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा है कि अगर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, बीटी कॉटन से फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बिहाइंड क्यों है, क्यों क्यों पिछड़ा हुआ है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, एक ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करा कि अगर बीटी कॉटन से एक्चुअल में फायदा हो रहा है, तो ये जो फार्मर सुसाइड के इंसिडेंट है ये क्यों बढ़ रहे हैं। अगर एक्चुअल में फायदा हो रहा है
तो जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पे आके बॉर्डर में, ये क्यों कर रहे हैं अगर फार्मर सेक्टर को फायदा हो रहा है? तो ऐसे करके क्वेश्चन करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे थॉट हैं उसको इरोज कर सकते हैं, जो हमारा रीडर है उसको थोड़ा सा बेचैन कर सकते हैं कि यार बात तो सही कर रहा है कि बीटी कॉटन से मुझे लग रहा था फायदा हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही है। तो वैसे ही अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, अब उसके बाद अपना मेन बॉडी में हम जंप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आई होप इंट्रोडक्शन तक तो समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं कैसे इंट्रोडक्शन बनाना है। तो अब अपना मेन बॉडी में चलते हैं, और मेन बॉडी में चलने से पहले थोड़ा जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का पास्ट है, हिस्ट्री है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो पास्ट है वो अंग्रेजों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, यहाँ से जो कच्चा माल है वो बाहर भिजवा देते थे, और वहां से पका पकाया माल यहाँ लाते थे और बेचते थे। बेसिकली यही करते थे ना, वो क्या करते थे, यूनिलैटरल ट्रांसफर करते थे और अनइक्वल एक्सचेंज। कैसे, मतलब क्या मतलब है इसका, कि जैसे लेट से वो क्या करते थे, आपको ये तो पता होगा ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली जो थ्योरी थी, ये हमारे इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, जो आईएएस ऑफिसर भी थे अंग्रेजों के टाइम में, उन्होंने भी दी थी। व्योमेश चंद्र था शायद उनका नाम। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंदर क्या था, हाँ, दादा भाई नौरोजी ने भी दी थी, और एक और वो थे आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने दी थी अंग्रेजों के टाइम में, ठीक है। हम बहुत जनों ने दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, दादा भाई नौरोजी भी थे। तो वहां पे क्या था ना, कि हम इंडिया से क्या करते थे, कच्चा माल बाहर भेजते थे, लेट से कॉटन बाहर भेजते थे, ठीक है। यहाँ से हमने ट्रेड में कॉटन बाहर भेज दिया, वहां से अब वहां से टी शर्ट बन के आती थी, या फिर जो पहनावा होता था, जो ड्रेस होती थी वो बन के आती थी, और वो यहाँ पे ट्रेड करते थे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि यूनिलैटरल ट्रांसफर हो रहा है, कि एक तरफ से ही वो भेजे जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से जब भेजते थे माल बाहर में, तो वो क्या करते थे, उस पर टैक्स लगा देते थे, कि इंडिया का जो माल है अगर उसको खरीदोगे, ये एक्चुअल में था हिस्ट्री की, आप वो बिपिन चंद्रा अगर पढ़ोगे कभी, तो बिपिन चंद्रा ने ये वाली राजीव अहिर वाली बुक, उसके अंदर पूरा एकदम डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे एक रुमाल खरीदने पे, जो एक ब्रिटिशर ने इंडियन रुमाल खरीदा था ब्रिटिश में, ठीक है, तो वहां पे उस पर टैक्स लगा दिया था, उस पर चार्ज लगा दिया था एक्स्ट्रा। तो जो एक रुमाल है, लेट से अगर 1 रुपए का था, तो उसको 1000 रुपए देने पड़े थे इंडियन रुमाल के। तो वो क्या था कि मतलब यही है ना, अनइक्वल एक्सचेंज है, कि वो हमारा माल तो बाहर भेजना ही नहीं दे रहे और अपना माल अंदर भेजे जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थ्योरी चल रही थी उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम में। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारे इंडियन जो कॉमर्स था, हमारा बिजनेस था, ट्रेड थी और हैंडलूम इंडस्ट्री थी, ये बेसिकली बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही थी। इसीलिए आपको पता होगा कि जब इंडिया आजाद हुआ था, तो हमारे शायद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बोला था कि अंग्रेज यहाँ पे सिर्फ कंकड़ और पत्थर ही छोड़ के गए हैं, सारी चीज लेके चले गए हैं। तो एक्चुअल में ये था कि जब इंडिया आजाद हुआ था, बहुत ही गरीबी की हालत में था, बहुत ही पिछड़ा हुआ इंडिया था जो आजाद हुआ था उस टाइम वाला 1947 का, ठीक है। इसका प्रमाण यहां से भी देख सकते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ था, यहां तक समझ आया ना, कि जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो एकदम चूस के छोड़ के गए थे, जैसे गुठली होती है, एक्चुअल में यही हुआ था, ठीक है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ऐसे ही कुछ बोला था, ठीक है। तो उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो हमारा जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, 17%। 17% जो हमारे यहाँ पे इंडियन थे वो लिटरेट थे इंडिपेंडेंस के टाइम। अभी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उस टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जो जीवन दर होता है कि मैक्सिमम कहाँ तक जी पाते थे, वो थी 32 साल, 5 में 32.5 साल तक हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो इन दोनों चीजों को अगर थोड़ा सा आप मेजर करोगे, थोड़ा सा सोचोगे क्या मतलब है इनका, इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम लोग जो थे हमारे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस में मिली थी, अनपढ़ थे, ठीक है। वहां पे सैनिटेशन नहीं था, वहां पे हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी थी, 32.5 साल, ठीक है। तो ये पीरियड पॉपुलेशन वाला थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है। हम कौन सी कंडीशन में थे, फर्स्ट स्टेज में थे उस टाइम पे जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है। यहां तक समझ आया। और इस चीज को जो मैंने अभी डिस्कस करा है कि जो अंग्रेज थे कैसी कंडीशन में हमें छोड़ के गए थे, इस चीज को एक इकोनॉमिक स्टैटिशियन है जिनका नाम है एंगुस मेडिसन, वो भी इस चीज को बोलते हैं कि 1600 से 1870 तक, 1600 दशक से 1870 तक इंडिया में ब्रिटिश रूल था, सबको पता है। यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, ठीक है, कितना था, 0 पर कैपिटा ग्रोथ था, 0। मतलब जो 1600 में हमारा जो पर कैपिटा था वही 1870 तक था, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, स्टैटिशियन इकोनॉमिस्ट एंगुस मेडिसन, ये बोलते हैं 1870 से 1947 तक
ठीक है, ये वाला पीरियड नेशनलिस्ट वाला पीरियड था, वो न्यूज़पेपर वाला हमारा हमने देखा था, वो वाला पीरियड। ठीक है, तो इस पीरियड के बीच में हमारा जो ग्रोथ था वो पर कैपिटा ग्रोथ कितना था, 0.2%। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पे कितना अच्छा डेवलपमेंट लेके आ रहे थे कि 0.2% हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट था, और उस टाइम पे इंग्लैंड में कितना था, 1% था। तो उसके हिसाब से तो इंडिया में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करने का मतलब ये था कि यहाँ तक आपको पता चल गया कि इंडिया जब आज़ाद हुआ, ठीक है, जिस टाइम में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, नाम वैसे किसी का लेते नहीं है ऐसे के अंदर, लेकिन जिस टाइम में पहली गवर्नमेंट आई थी हमारी इंडिया के अंदर, जब इलेक्शन हुए थे 1952 में, तो उस टाइम में उनको जो भारत मिला था, ठीक है, कैसा भारत मिला था, एकदम कंगाल भारत मिला था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, खोखला था सारा, ना तो इंडस्ट्री थी, ना कम्युनिकेशन था, ना ट्रांसपोर्ट था, ना पावर था, कुछ नहीं। इलिटरेसी देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, सब समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा था उस टाइम पे, और मेडिसिन ने भी वही चीज बोली है। ठीक है, यहां तक समझ आया भारत कैसा था उस टाइम पे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब देखो, अब उनके सामने हमारी जो गवर्नमेंट थी, उनके सामने कैसा चैलेंज था, अब भारत को डेवलप करना है। ठीक है, आज तक लेके आए हैं, कैसे लेके आए हैं, इस चीज को समझेंगे हम। तो रियल चैलेंज क्या था कि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है हमारी इकोनॉमी को। तो उस टाइम पे जब ना तो हमारे पास कोई मजबूत इंडस्ट्री थी, ना हमारे पास पावर थी, ना लिटरेट हमारे पास वो थे, रोजगार जो लोग होते हैं स्किल्ड एम्प्लॉयड थे, वो भी नहीं थे। तो गवर्नमेंट के पास ही मैक्सिमम जिम्मेदारी थी कि गवर्नमेंट को ठीक करना है सब चीजें। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और हमारे यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी आई, प्लान्ड इकोनॉमी आई, कि हमने प्लान करा कि गवर्नमेंट कैसे हमारी इकोनॉमी को एक ऊपर की डायरेक्शन, ग्रोथ की डायरेक्शन में लेके जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने जो लिया था 1990 तक, हमें पता है कि 1990 तक गवर्नमेंट का रूल था मैक्सिमम, मींस जो इंडस्ट्री थी वो लिबरलाइज नहीं हुई थी, प्राइवेट इंडस्ट्री थोड़ी बहुत थी, मैक्सिमम जो इंडस्ट्री थी, पीएसयू का जो डेवलपमेंट हुआ था 1990 से पहले हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे किसी पे पैसे ही नहीं थे जब भारत आजाद हुआ था कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और हमारी प्लान्ड इकोनॉमी आई। इसके पीछे का रीजन है कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 का, जिसके अंदर जो फ्री हैंड होता है इकोनॉमी के पीछे की, प्राइवेट को छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगे, इकोनॉमी अपने आप फ्लोरिश कर जाएगी, उसी का रिजल्ट था ग्रेट डिप्रेशन। और उस टाइम में डोमिनेंट व्यू भी था कि गवर्नमेंट को कमांड लेनी चाहिए इकोनॉमी की, गवर्नमेंट को देखना चाहिए इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, इसलिए हमने प्लान्ड इकोनॉमी को चूज करा। ठीक है, वॉइस कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है क्या मेरी? सर्वेश, सर्वेश को वॉइस कट हो रही है, नहीं हो रही? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर्वेश एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो फिर। ठीक है, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अब बेड़ा उठाया कि अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि अब इकोनॉमी को ग्रोथ करेगी, इकोनॉमी का जो कमांड होती है इकोनॉमी की वो गवर्नमेंट ने ली, इसलिए हमारे यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी आई। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं आई है हमारे यहाँ पे, ये 1947 की बात है जब गवर्नमेंट ने कमांड ली, क्योंकि उस टाइम में डोमिनेंट व्यू भी यही था, ग्रेट डिप्रेशन वाली सारी चीजें हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार मुझे ही देखना पड़ेगा सब कुछ, तो आने दो फिर मैं ही देखती हूँ सारी चीजें। ठीक है, एक्चुअल में तो यही चीज थी। और इसी का रिजल्ट निकला कि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर थे, हमारी जो पीएसयूज थी, वो प्रोलिफरेट हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेट लोगों पे इतना पैसा नहीं था, तो जो गवर्नमेंट की कंपनी थी वो ही ज्यादा वहां पे दिखाई दी। मोटिव क्या था उसके पीछे, पीएसयू को एस्टेब्लिश करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट का मोटिव था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करना था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तभी तो देश डेवलप होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल हमारी कुछ नीड थी। ठीक है, हमें इंडस्ट्री को भी डेवलप करना था, स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, रेलवे, अलग अलग सेक्टर को डेवलप करना था, इसलिए हमने पीएसयू को एस्टेब्लिश करा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना था, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना था, इसलिए हमने पीएसयू को डेवलप करा। सोशल सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को भी मजबूत बनाना था। तो ये सारे कुछ रीजन थे जिसके लिए हमारी पीएसयू आई थी। समझ आया क्यों आई थी? क्योंकि बहुत सारा क्या होता है ना, हमारे जो दिमाग में मिथ होता है कि जो पीएसयू है देश के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप 1947 के बारे में सोच के देखो कि उस टाइम में देश की हालत क्या थी। अगर गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, पीएसयू नहीं आती, तो हमारा देश आज तक नहीं पहुंचता। वो अलग चीज है कि छोटी छोटी चीजें होती रहती है, थोड़ी बहुत लकूनेज होते रहते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती है, हमारा एटीट्यूड थोड़ा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, ग्रोथ ही हुई है, डिक्लाइन नहीं हुआ है इंडिया 1947 से। ठीक है,
ये हमने समझा। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसी क्या थी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहर से जो अभी इन्वेस्टमेंट आती है ना, एफडीआई, उस टाइम में उसको डिस्करेज करना था। करना तो था ही कि भारत आजाद हुआ था, अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए थे, अंग्रेज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने ही तो आए थे, जो इतना 200 साल तक इन्वेस्टमेंट करके गए थे। तो एक बार चले गए, दोबारा थोड़ा ना बुलाना है, इसलिए उस टाइम में 1947 के बाद में 1990 तक जो पॉलिसी थी उसमें एफडीआई को हमेशा डिस्करेज करा जाता था। और एक ये गुरुचरण दास की एक बुक है अनबाउंड इंडिया, अगर टाइम मिले तो उसको पढ़ना, तब पता चलेगा कि इंडस्ट्रियलाइज जो भारत था उसकी क्या हालत थी उस टाइम में, जो इंडस्ट्री वाले जो लोग थे वो कैसे सोचते थे। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा समझ आया हमें। और क्या चीजें थी कि हमारी नेसेसिटी थी कि जो हैवी इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री होगी, रेलवे, ये सारी चीजें, ये हैवी इंडस्ट्री है, उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो उस टाइम में एक डिबेट भी चल रही थी कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी प्राइम मूविंग फोर्स क्या होनी चाहिए। प्राइम मूविंग फोर्स होती है बेसिकली कि जिस डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी को जाना चाहिए, ठीक है, हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो है प्राइम मूविंग फोर्स। तो उस टाइम में डिबेट थी कि एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स चुना जाए या इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स चुना जाए। ठीक है, कि किस पे ध्यान दिया जाए, बेसिकली बात ये है। तो उस टाइम में आपको जैसे पता है लिटरेसी लेवल क्या चल रहा था, 17% लिटरेसी लेवल था, और वो भी आजाद भारत का लिटरेसी लेवल। आज का लिटरेसी लेवल तो फिर भी अच्छा था, उस टाइम का तो पता ही नहीं क्या होगा। तो लिटरेसी लेवल 17%, हमारे पास इस स्किल्ड एम्प्लॉयड नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। उस टाइम में एग्रीकल्चर था, वो भी लकड़ियों से किसानी करते थे, एकदम ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर करते हैं 1947 में। तो उस टाइम में डिबेट चल रही थी कि इंडस्ट्री को डेवलप करें या फिर एग्रीकल्चर को डेवलप करें। ये था, ये वाला प्राइम मूविंग फोर्स की डिबेट थी उस टाइम में। ठीक है, इस चीज को देखना, थोड़ा सा कभी यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को भी। तो उस टाइम में स्क्रीन नहीं दिख रही, यहां तो सब कुछ सही दिख रहा है, किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है स्क्रीन? ओके, यहां तो सब ओके है भाई। आप नेट थोड़ा अपना चेक करो। क्रांति, शायद आपका नाम क्रांति है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो प्राइम मूविंग फोर्स जो थी, हमने डिबेट चल रही थी कि किसको चुने, एग्रीकल्चर को चूज करें, इंडस्ट्री को चूज करें, क्योंकि दोनों की हालत ही खस्ता थी और मैक्सिमम जो हमारी जनता थी वो एकदम अनपढ़ थी। तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं, अच्छा आप दिखाई दे गई, तो मैक्सिमम लोग ये अब सोचते हैं कि उस टाइम में एग्रीकल्चर को हमें चूज करना चाहिए था, लेकिन हमने एग्रीकल्चर को चूज नहीं किया। इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर को हम चूज करते, ठीक है, तो एग्रीकल्चर कैसे था हमारा उस टाइम पे, लकड़ी वाला ट्रेडिशनल वे में वो प्रैक्टिस करते थे। ना तो वहां पे पावर थी, ना वहां पे इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, ना वहां पे जो अपवर्ड और डाउनवर्ड लिंकेज है वो सारी चीजें थी। तो उस टाइम में हमने, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वाइज डिसीजन लिया उस टाइम की गवर्नमेंट ने कि इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स चूज किया, कि अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो जो ट्रेडिशनल वे है हमारे एग्रीकल्चर का वो मैकेनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक रीजन और था कि उस टाइम में ये डब्ल्यूटीओ वाला कुछ चल रहा था, तो उस टाइम में ये भी प्रोमिनेंट व्यू था कि इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स चूज करना चाहिए। प्लस उसके साथ और क्या क्या चीजें थी कि 1947 हम आजाद हुए थे, आजाद के साथ हमारा पार्टीशन भी हुआ था, तो हमारे कुछ दुश्मन भी थे, या बोल लीजिए सकीना के पापा वाला देश। तो ये जो देश था उससे हमें सिक्योरिटी भी चाहिए थी। ठीक है, इंडस्ट्री थी नहीं हमारी, अगर इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करते तो डिफेंस कैसे डेवलप करते। तो ये सारा टोटल जो मतलब हमारे बैकग्राउंड में जो चल रहा था डिस्कशन, उसकी वजह से हमने प्राइम मूविंग फोर्स किसको चूज करा, इंडस्ट्री को। ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि एकदम से हमने चूज करा प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री को। ये सारी चीजें भारत आजाद जब हुआ था उससे पहले से सारी चीजें चल रही थी। फंडामेंटल राइट्स हो गया, कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये सब चीजें भारत आजाद होने से पहले सारी चीजें चालू हो गई थी। उसी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन जो हुआ था 1931 में, उसमें जो न्यू एजुकेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसके अंदर भी यही डिसाइड किया गया था कि इंडस्ट्री को ही डेवलप करना है अगर भारत आजाद हो जाता है, और फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें थी वहां पे। ठीक है, तो यहां तक बेसिकली समझ आ गया होगा कि जब हमारा भारत आजाद हुआ तो क्यों हमने प्लैंड इकोनॉमी को चूज किया, क्यों हमारी पीएसयूज आई, क्यों हमने इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स चूज किया। ये सारी चीजें बताने का मेरा मतलब था, यहाँ तक डिस्कस करने का कि उस टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा था हमारी इकोनॉमी के साथ, और हमने कैसे सारी चीजों को चूज किया। ठीक है, और एक चीज और थी कि हाँ, हमने प्लान्ड इकोनॉमी को चूज करा तो वहां पे हमारा आया था 5 ईयर प्लान, आपको याद होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान हमारा। तो ये आया था
रीजन क्या था कि उस टाइम में हम सोवियत यूनियन से बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। क्यों इंस्पायर्ड हुए थे? क्योंकि ये सोशलिज्म पे बेस्ड था। सोशलिज्म मतलब इक्वालिटी लानी है, ठीक है। तो उस टाइम में हमारा जो भारत था बहुत गरीब था। अगर हम इंडस्ट्री को, मतलब जो फ्री हैंड है मार्केट इकोनॉमी का, उसको तो वैसे ही चूज नहीं कर पाते, जो यूएस का व्यू था उस टाइम पे। हमने चूज करा सोवियत यूनियन का, कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और प्लानिंग करेगी। प्लानिंग में 5 ईयर आया, 5 ईयर के साथ पीएसयूज आई, पीएसयूज के साथ हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह ये सारी डेवलप होने लग गई, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिड 90 तक क्या हुआ, कि अगर हमने प्लान्ड इकोनॉमी अपना चूज कर ही लिया था स्टार्टिंग में, तो क्यों हमने उसको चेंज किया, ठीक है। तो मिड 90 तक हमने देखा था कि स्टेट जो था वो प्लान कर रहा था सारी इकोनॉमी को। स्टेट जो चूज करता था वही होता था। बेसिकली क्या होता था कि सेंटर, एक कुछ इंडस्ट्री थी जिसपे सिर्फ सेंटर का राज था, कि जो सेंटर है वही उसको डील करेगी इंडस्ट्रीज को। कुछ इंडस्ट्री थी कैटेगरी बी वाली, उस टाइम पे वो क्या करते थे, बी वाली इंडस्ट्री स्टेट को डील करेगी, ठीक है। मोनोपोली नहीं थी स्टेट की, लेकिन स्टेट डील करती थी। बेसिकली सेंटर की मोनोपोली थी देखा जाए तो। और बाकी जो बची कुची रह गई छोटी मोटी, उस पे कौन डील करेगा, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। जो छोटा मोटा रह गया जैसे अगरबत्ती वगैरह बनाना, ऐसे ही था एक्चुअल में। लेकिन वहां पे भी वो लाइसेंस लो और ये लो, लाइसेंस राज जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें चलती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमें पता है कि जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी थी, पीएसयूज आई थी, वहां पे वर्किंग कल्चर ये सारी चीजों की वजह से ग्रोथ जो हो रही थी बहुत ही स्लो हो रही थी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम था जैसे हमने सोचा था उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा था। और क्या चीजें हुई, और वॉशिंगटन कंसेंसस बेसिकली ये क्या थे कि फ्री हैंड वाली चीजें, कि पूरी चीजें मार्केट को सौंप देनी चाहिए, तो ये दोनों चीज थी उस टाइम में फेल हो रही थी, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्राइसिस में चल रही थी। तो इसकी वजह से हमने डब्ल्यूटीओ से लोन लिया, और लोन लेने की वजह से हमने अपनी हमारी जो इकोनॉमी थी उसको लिबरलाइज करना पड़ा। 1990 का जो रिफॉर्म आया था वो इसीलिए आया था, और उस टाइम में हमने चूज करा कि अब चलेगी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट अब दोनों हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, दोनों संभालेंगे हमारी इकोनॉमी की कमांड। ये आ गई अब मिक्स्ड इकोनॉमी। देखा कहां से प्लान्ड इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी आई। और एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं 1990 में आया था। एलपीजी रिफॉर्म मतलब जो हमारे लॉज वगैरह थे उसको हमने लिबरलाइज करा था। जो हमारे पीएसयूज थे उसको हमने प्राइवेटाइज करा था। बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन भी तभी आया था, आपको पता होगा। और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन करा, कि जो एफडीआई पॉलिसी पहले रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी कि बाहर से कोई पैसा नहीं लेके आएगा, यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा, अंग्रेज पहले ही यहाँ पे लूट के गए हैं, तो उसको भी हमने 1990 में बोला कि नहीं अब चलो आ जाओ हम देख लेंगे, कोई नहीं, हम भी थोड़े डेवलप हो चुके हैं। तो वही एलपीजी रिफॉर्म आया था 1990 में, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई होगी कि हमारी जो इकोनॉमी है कैसे एकदम गरीबी से 1990 तक थोड़ा पैसे वाले हम बन गए थे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इकोनॉमी का एक खांचा जो होता है वो सबको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करा। अब हम देखेंगे इश्यूज क्या चल रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, सबको पता है। फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, उसमें डोमिनेट करता है। सेकंड है हमारा इंडस्ट्री वाला, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है। और थर्ड है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब तीनों सेक्टर में हम थोड़ा थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे, और जहां वहां से इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इकोनॉमी का एक बेसिक हमने डिस्कस कर ही लिया। अब चलते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे सच्चाई, कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर से तो देखने में लगता है कि यार किसान है, ट्रैक्टर वैक्टर चला रहा है, पैसे कमा रहा है, और वो पंजाबी गाने भी आते हैं आजकल तो। लेकिन एक्चुअल में वैसे नहीं है। हमारे किसानों के साथ एक्चुअल में वैसा नहीं है। हमारा जो किसान है वो बहुत ही गरीब है, ठीक है। कैसे गरीब है इसको हम देखेंगे आज एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। जो मिथ है उसको एकदम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा डेटा देखेंगे, डेटा के बेस पे बात करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सारा डेटा है, ठीक है, सारा इकोनॉमिक सर्वे का है। और रमेश सिंह एक बुक है, वहां से मैंने ये सारी चीज उठाई है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जीडीपी में, हमारी जीडीपी में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 17.4% कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में। छोटा सा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वो जो 1950 वाला टाइम था, भारत आजाद वाला टाइम था, उस टाइम में आधे से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, 55.4% जीडीपी में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था। तो यहां तक एक चीज समझ आ गई होगी कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है जीडीपी में, ठीक है। जितना पैसा पहले देता था एग्रीकल्चर,
उतने अब दे नहीं रहे हमारी जीडीपी में, ठीक है। ये चीज चलो हो गई साफ। उसके बाद देखते हैं कि कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 49%, इंडिया की 49% जनता जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। तो इस इन दोनों चीजों को अब मिला के देखोगे तो एक चीज साफ हो जाएगी कि क्यों जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो गरीब सेक्टर है। क्यों? क्योंकि 49% लोग सिर्फ 17 रुपए कमाने में लगे पड़े हैं। 49% मतलब 50% लोग सिर्फ 17 रुपए कमा रहे हैं, और बाकी का जो पैसा है वो बाकी 50% लोग कमा रहे हैं। तो ये जो लोग होंगे डेफिनेटली गरीब होंगे, कम कम पैसा होगा उनके पास। समझ आया? यूएसए से थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। यूएसए की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2% लोग, हमारे यहाँ पे 49%, यूएसए के सिर्फ 2% लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, सिर्फ 2% लोग। और उसकी जीडीपी में भी वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता, 2% करता है, ठीक है। 2% लोग, 2% जीडीपी, चलो एकदम सही चीज है। लेकिन हमारे यहाँ पे 49 और 17%, इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? गरीब सेक्टर है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है। हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, ये देखो ये क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इज डीपली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी, पहली चीज वो देख ली जीडीपी वाला और कितने लोग डिपेंड है। एक प्रॉब्लम हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, शायद आपको पता होगा ये वर्ड आता रहता है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। वो क्या चीज है कि लेट से एक खेत है, एक खेत में सिर्फ एक जने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वहां पे उस खेत में बाप भी लगा हुआ है, दो बेटे भी लगे हुए हैं, उसकी बहू भी लगी हुई है, सारे लोग उसी खेत में लगे हुए हैं, 5-10 लोग, ठीक है। जरूरत कितने की है? एक की। तो बाकी ये जो खेत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट की, लोगों की जरूरत नहीं है लेकिन फालतू में घुसे पड़े हैं। इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो 49% है, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्गाइज वाली एम्प्लॉयमेंट की। समझ आया? इसको भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर ग्रोथ होगी, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो भी ग्रो होगा, और जो हमारी नेशनल इनकम है वो भी ग्रो होगी। मतलब एग्रीकल्चर जो आउटपुट प्रोवाइड कराएगा इंडस्ट्री को, फिर इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो फिर उसके बाद हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। इसका डेटा देखते हैं। डेटा है कि अगर 1% एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, ठीक है, तो 0.5% इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी और 0.7% नेशनल इनकम बढ़ेगी। ये कौन कहता है? सी रंगाराजन, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है, ये बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। ये समझ आया? ठीक है, हमने देखा पहला जीडीपी, पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर की ग्रोथ मतलब इंडस्ट्री की ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या यहाँ पे चीजें हैं कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, वो लोअर है। कैसे कंपैरिजन करते हैं हम अगर वर्ल्ड प्रैक्टिस से? मतलब हमारे यहाँ पे जो अनाज उगता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी अभी भी वो लो है, कि इतना जितना उगना चाहिए, जितना डेवलप्ड वर्ल्ड में उगता है उतना हमारे यहाँ पे पर हेक्टेयर नहीं उगता। हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो लो प्रोडक्टिविटी है। राइस का एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि राइस जो उगता है 2202 हेक्टेयर पर, 2202 क्विंटल पर हेक्टेयर में उगता है, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है थोड़ी सी बढ़ रही है, 2390 हो गई है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ तो रही है लेकिन बहुत स्लोली प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। एक चीज डिस्कस करी कि यहाँ पे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हमने ये दोनों डेटा को रिकॉर्ड करके देखा। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा क्या है? प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लो है, कि यहाँ पे जो अनाज उग रहा है वो कम उग रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट थिंग क्या है कि 55% जो हमारे यहाँ पे क्रॉप्ड एरिया है, जहां से हमारी फसल आती है, 51% जो एरिया है वो मानसून के ऊपर डिपेंड है, कि अगर मानसून आएगा तो उस एरिया में क्या होगा? क्रॉप होगी, नहीं आएगा तो नहीं होगी। कितने लोग डिपेंड है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट वाला। सेकंड हमने देखा प्रोडक्टिविटी लो है। थर्ड देखा कि यहाँ पे क्या है कि मॉनसून पे डिपेंड है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब तीनों चीज को थोड़ा क्लब करो, यहीं तक इतना ही रुको, तीनों चीज को थोड़ा क्लब करो। अब देखो फार्मर सुसाइड का जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रहा है। एक तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है कि उसकी जो इनकम है वो बढ़ नहीं रही है, ठीक है। अब क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है, एक तो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रही है, एजुकेशन वाला याद रख करो, ठीक है। एजुकेशन नहीं ले रही है तो क्या हो रहा है कि वो इस पर्टिकुलर सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट नहीं हो पा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर शिफ्ट नहीं हो रही है तो वो जो इनकम होनी चाहिए फार्मर की वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि बेटा भी उसी खेत में आके लग गया है, ठीक है।
अब उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चा तो बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, सुसाइड हो रहा है। एक्चुअल में यही चीजें हो रही है। अभी और डिस्कस करते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया कि ये सारी चीजें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, ओवर क्राउडिंग ये भी अभी आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, अब और देखते हैं, ये सारी चीजें हम समझी, छोटी छोटी चीजें। और देखते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे देखते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है, कि कितना लैंड किसके पास है, वो थोड़ा देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेंसस से। तो जब हम देखते हैं तो टोटल जो ऑपरेशनल होल्डिंग है, ठीक है, जो ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब जो लोग हैं काम करने वाले, वो 146 मिलियन है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और ये लास्ट टाइम से बड़ा है। क्यों बड़ा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेक्स्ट सेक्टर में सिर्फ शिफ्ट नहीं हो रही है, इसी सेक्टर में जमा हो रही है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑपरेटेड एरिया है, जो हमारा लैंड है, वो तो बढ़ नहीं सकता। ठीक है, बढ़ नहीं सकता तो वो क्या होगा, उतने का उतना रहेगा या घटेगा। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो ये जो लैंड है ये भी घटेगा। ये तो हमने देख लिया था अपने अर्बनाइजेशन में भी और पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी। यही चीज एग्रीकल्चर का जो सेंसस है वो बोलता है कि जो ऑपरेटेड एरिया है कितना है, 157 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन ये जो है लास्ट टाइम से कम हुआ है। ठीक है, समझ आया क्यों कम हुआ है? पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। और बढ़ गया लैंड होल्डिंग ऑपरेटिंग एरिया, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, इतना समझा। अब थोड़ा सा और देखते हैं, हम देखेंगे कि ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है, कि एक जो फार्मर है, अगर जो लैंड है, टोटल जो ऑपरेशनल होल्डिंग है, टोटल जो ऑपरेटेड एरिया है, जितना लैंड है, उसको बराबर बराबर भागों में बांट के सारे किसानों को दे दो, तो एक जो किसान है उस पर कितना लैंड आएगा? 1.08 हेक्टेयर। 1.08 हेक्टेयर, सिर्फ इतना लैंड आएगा हमारे फार्मर के पास। तो आप खुद सोचो कि इस लैंड में वो क्या उगाएगा और क्या खाएगा। ठीक है, क्या बेचेगा। और ये जो ऑपरेशनल होल्डिंग है, ये जो लैंड है जो 1.0 हेक्टेयर, ये लास्ट टाइम से कम हुआ है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए कम हुआ है। ठीक है, इतना समझा। अब और देखते हैं कि जो सबसे गरीब किसान है, हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग है, सबसे छोटे वाला जो किसान है, वो 84.97% जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। ठीक है, 87, 84% अराउंड, 85% अराउंड क्या है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। उनके पास टोटल कितना लैंड है? 47.34% लैंड है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम एरिया है वो किसके पास है? जो बड़े किसान है, जमींदार लोग हैं, उनके पास है। बाकी मैक्सिमम लोगों के पास क्या है? छोटे छोटे लैंड है। ठीक है, ये समझ आया यहां तक? ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। यहां तक समझ आने के बाद तो मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है एग्रीकल्चर सेक्टर के पास। कि एक तो लैंड कम है। ठीक है, लैंड कम होने की वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इनकम कम हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन बराबर बढ़ रही है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बराबर बढ़ रही है, लोन बराबर ले रहे हैं, सारे खर्चे बराबर हो रहे हैं, लेकिन इनकम कम हो रही है। इसी की वजह से क्या होता है? फार्मर सुसाइड की प्रॉब्लम आती है। और थोड़ा देखते हैं इसको, अभी और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, इतना तो समझ आ गया, ये तो थोड़ा 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 लैंड की बात देख ली। अब देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। हमारी फूड फिलॉसफी देखते हैं इंडिया की, पहले इसको और प्रॉब्लम को डिस्कस करने पहले फूड फिलॉसफी देखते हैं इंडिया की। क्या फूड फिलॉसफी थी? जो हमारा फर्स्ट फेज था, ठीक है, फर्स्ट फेज में हमें क्या करना था, वही भारत आजाद हुआ था उस टाइम में, हमें फिजिकली एक्सेस करना था फूड को, कि एक्चुअल में हमारे हाथ में फूड आना चाहिए, फिजिकली एक्सेस गवर्नमेंट के हाथ में, कि एक्चुअल में गवर्नमेंट में फूड होना चाहिए। तो उस टाइम में आपको याद होगा जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, उसके उससे पहले का ये फिलॉसफी थी, फिजिकल एक्सेस वाली। तो उस टाइम में PL480 प्रोग्राम चलता था, यूएसए से हम इंपोर्ट करते थे। और इंदिरा गांधी के टाइम की बात है कि यूएसए ने क्या करा था, थोड़ी सी, मतलब ये क्या हुआ था कि वियतनाम में वॉर चल रही थी यूएसए के साथ, यूएसए की वियतनाम में वॉर चल रही थी। तो इंडिया गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने यूएसए के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दी थी। और उस टाइम में हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे PL480 के ऊपर अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब जब इंदिरा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी तो यूएसए ने क्या करा, जो शिप आ रहा था यहाँ पे अनाज वाला, PL480 वही चीज है, तो उसको उसने रोक दिया बिना कोई इंफॉर्मेशन के। ठीक है, उस टाइम में जो इंदिरा गांधी ने बहुत इंसल्ट महसूस करी थी, और उसी के बाद फिर ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। एक्चुअल में यही स्टोरी है। तो ये PL480 प्रोग्राम, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हमने 1980 तक जो फिजिकल एक्सेस वाली जो फिलॉसफी थी कि फिजिकली हम पे फूड होना चाहिए, उसको अचीव कर लिया। ठीक है, सेकंड जब फेज आया, सेकंड फेज में क्या था, एक मिनट, शायद ये हो गया, वीडियो कैसे कट गई, एक मिनट रुको, आ गई, हाँ ठीक है। तो
फर्स्ट फेज हमें समझाया फिजिकल एक्सेस वाला। सेकंड फेज हम देखेंगे, सेकंड फेज था हमारा कि हमें इकोनॉमिकली भी एक्सेस करवाना है, कि अभी गवर्नमेंट के पास तो फूड है, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनके पास भी फूड होना चाहिए, उनके पास इतने पैसे होने चाहिए कि उस फूड को वो एक्सेस करके कर पाए। और यही था हमारा सेकंड फेज फूड फिलोसफी का, कि इकोनॉमिकली भी एक्सेस करवाना है। इस टाइम को एक बार याद रखना कि अर्ली 2000 की बात है, कि उस टाइम में क्या सिचुएशन थी कि हमारे पास जो बफर स्टॉक था, बफर स्टॉक होता है कि जो फूड का स्टॉक हम रखते हैं, कि इतना जो फूड है वो हमें स्टॉक में रखना है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। उसका 3 गुना ज्यादा हमारे पास फूड था, 2000 की बात है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में जो कई स्टेट थे वहां पे लोग भूख से मर रहे थे, छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में, ठीक है। तो उस टाइम में गवर्नमेंट को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट था उसने फटकार लगाई थी और बोला था कि ये जो अनाज जो तुम्हारा सड़ रहा है, इसको या तो निकालो वहां से, समुद्र में फेंक दो, नहीं तो इसको दो हमारे किसान, इनको लोगों को जो मर रहे हैं। तो उसी टाइम में हमने फिर एक्सपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें चालू कर दी थी। और यही चीज है हमारी इकोनॉमिक एक्सेस वाली। इंडिया जो है अभी भी इस फेज में गुजर रहा है, इकोनॉमिकली एक्सेस करवाने वाले फेज में। और इंडिया की इसके लिए दो स्ट्रेटेजी है, कि एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है जो हमारी जो सेकंड फेज है इसको कंप्लीट करने के लिए, और जो फूड का कॉस्ट है उसको कट कर रहा है सब्सिडी वगैरह देके, ठीक है। सेकंड फिलोसफी हमने समझी। थर्ड फिलोसफी है कि इकोलॉजिकली एक्सेस करना है हमें। अब ये क्या चीज है इकोलॉजिकली एक्सेस करना है, इसको समझने से पहले थोड़ा हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को देखना पड़ेगा, कि हमारी जो थर्ड फिलोसफी है इसको कैसे अचीव करें और क्यों अचीव करें। क्या है ये इकोलॉजिकल एक्सेस, भाई फूड अपना आ रहा है, आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम जब ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हैं 1980 वाला, इंदिरा गांधी के टाइम वाला, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो हमारी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी थी हमारी फूड की, वो 250 गुना बढ़ा दी थी। कि लेट से 1 क्विंटल पैदा होता था, अब 250 क्विंटल पैदा हो रहा है उसी लैंड से, ठीक है। लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। वो क्या इम्पैक्ट था, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था किस किस चीज पे बेस्ड था, हाइल्ड वेराइटी, ठीक है। फ्री में तो दे नहीं रही थी गवर्नमेंट, पैसों में दे रही थी। अब तुम्हें पेस्टिसाइड भी चाहिए, अब तुम्हें हर्बिसाइड भी चाहिए, अब तुम्हें फर्टिलाइजर भी चाहिए, ठीक है। तो क्या था कि कॉस्ट बढ़ रहा था, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रहा था। तुम्हें फूड जो पैदा करना है उसका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रहा था। अब उसके लिए तुम्हें सिंचाई भी करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी मतलब तुम्हें नहरें चाहिए इसके लिए। तो इसीलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया था, पूरे भारत में एक साथ इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। और गेहूं पे सबसे पहले हुआ था नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा पंजाब वाला एरिया, और साउथ इंडिया में तमिलनाडु के साइड वाला एरिया, ठीक है। उस टाइम में इन दो एरियाज में डेवलप हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी थी। अब किसानों को लोन भी प्रोवाइड कराना है, क्योंकि किसानों में तो पैसे हैं नहीं इतने। अब लोन प्रोवाइड कराने के लिए बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए। तो जिस जिस एरिया में ये सारी चीजें थी उस एरिया में डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, ग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरपर्सनल और इंटर रीजनल डिस्पैरिटी हमें देखने को मिली, कि एक पर्टिकुलर जो रीजन था वो तो रिच हो गया और दूसरा रीजन वो गरीब हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब हम धान वगैरह उगाते थे, नहरों की वो सारी सिंचाई हो गई थी, पूरा वो बढ़ गया था, फ्लड सिस्टम वाला जो होता है, गेहूं उगाते हैं या फिर वो उगाते हैं, चावल उगाते हैं उस टाइम पे। तो उसकी वजह से ये मलेरिया की जो प्रॉब्लम है ये भी बढ़ने लगी थी। और जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी शिफ्ट हो गया था एमएसपी की वजह से। कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसे शिफ्ट हो गया था, कि जो रीजन सूखा रीजन कहा जाता था, ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा का रीजन ये सूखा रीजन है, वहां से तुम वो हटा दो नहरों को, वहां पे बारिश नहीं पहुंचती, मानसून नहीं पहुंचता, क्योंकि मानसून पहुंचता है ऐसे करके ऐसे आता है, वहां तक आते आते सूख जाता है, तो वो ड्राई एरिया में आता है, ठीक है। तो ड्राई एरिया में अब तुम गेहूं उगा रहे हो, ड्राई एरिया में अब तुम वो उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो। तो क्रॉपिंग पैटर्न है ये भी शिफ्ट कर दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन ने, ठीक है। ये चीजें आई थी, ये था इम्पैक्ट उसका। नेक्स्ट क्या करा था, इकोलॉजिकल क्राइसिस को डेवलप करा था। कैसे, कि अब यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, अब यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, अब यहाँ पे हर्बिसाइड यूज हो रहा है, अब यहाँ पे तुम ग्राउंड वाटर निकाल के सिंचाई कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें कर रहे हो ना, अननेचुरल तरीके से कर रहे हो ना, नेचुरल थोड़ा ना ये। नेचुरल तो बारिश आएगी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल फर्टिलिटी थी वो डिक्लाइन होने लग गई, किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। जो वाटर टेबल था वो डाउन जाने लग गया, किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और जो एनवायरमेंट था वो डिग्रेड होने लग गया, कि पेस्टिसाइड वगैरह, एयर, लैंड और ये सारी चीजें पॉल्यूट होने लग गई। न्यूट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम शायद क्लाइमेट चेंज में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारा इसका कौन है जिम्मेदार, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए हमारा थर्ड फेज आया, इकोलॉजिकल एक्सेस की। ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअल में ग्रीन होना चाहिए, ये फर्टिलाइजर वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ आई, पंजाब हरियाणा में क्या प्रॉब्लम आई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ये सारी चीजें करके अगर मिलाओगे तो तुम्हें समझ आएगा
कि जो फार्मर सुसाइड है एक्चुअल में क्यों हो रहा है, क्यों लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, इसके लास्ट में डिस्कस करते हैं और क्या चीजें हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना रिच बनाती है। देख लिया ना कितना रिच है। हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज जो फैसिलिटी है 10% है। महक परवेज वाला एग्जांपल याद करो कि कितना 40% जो फूड है हमारे यहाँ पे वेस्ट हो जाता है क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा एमएसपी, एमएसपी पे लोग बहुत ज्यादा वो सोचते हैं कि जो एमएसपी है यार, एमएसपी है तो किसानों को तो जितना वो फूड प्रोड्यूस करेंगे उतना उनका एमएसपी के रेट पे ले लेगी गवर्नमेंट। लेकिन ये देखो शांता कुमार कमेटी है, और मैं बहुत ज्यादा इससे वो हूँ, फैमिलियर हूँ शांता कुमार कमेटी से। क्यों? क्योंकि शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि एफसीआई को बंद कर दो, और मैं तो जॉब करता था उस टाइम में। उस टाइम पे तो शांता कुमार ने बोला कि जो फार्मर्स है, सिर्फ जो 6% फार्मर है उनको ही बेनिफिट मिलता है एमएसपी की स्कीम का, और जो बाकी लोग हैं उनको नहीं मिलता है। तो देख लो 6% एमएसपी की स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, 6% फार्मर को सिर्फ एमएसपी का मिल रहा है, बाकी वो आड़ती वाली प्रॉब्लम की क्योंकि क्या होता है ना कि छोटे छोटे, देखो क्यों ये चीज है, एमएसपी क्यों 6% को मिल रहा है, अपने आप दिमाग लगा के सोचो कि लैंड होल्डिंग कितनी है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है, ठीक है। स्मॉलर मार्जिनल फार्मर 85% कुछ है, और जरा सा उन पे लैंड है, ठीक है। अब वो जो फूड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एक तो उनपे इतना होगा नहीं कि उसको बेचें। लेट से अगर उनपे इतना भी हो जाता है कि उसे बेचें, तो उसको वो अपने खेत से लेके एफसीआई के गोदाम तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलो लेके चले भी गए वो एफसीआई के गोदाम तक, कॉस्ट बढ़ गया उसका। देखो कॉस्ट लग रहा है हर चीज के साथ, कॉस्ट बढ़ गया फूड का, लेकिन वहां पे जाने के जब एफसीआई के पास जाएंगे, वहां पे आड़तियों की और एफसीआई वालों की सेटिंग होती है। ये सबको पता है, ये बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। रमेश सिंह पढ़ोगे उसमें भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। इन दोनों की सेटिंग होती है। अब जो फार्मर है वो जाएगा एफसीआई वाले के पास, उससे बोलेगा कि सर मेरा ये गेहूं है, एक एक ट्रैक्टर ही लेट से उस पे होता है, तो एक ट्रैक्टर ले लो। वो बोलेगा ठीक है तुम लाइन से लगाओ, ट्रैक्टर लाइन से लगते हैं सारे, ठीक है। तो वहां से वो गेहूं को चेक करेगा, चेक करने के बाद बोलेगा इसमें तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, इसको पहले सुखाओ फिर लेके आओ। अब वो किसान फिर जाएगा घर पे, उसको सुखाएगा और फिर लेके आएगा, और फिर वो कुछ कमी बता देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग की वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो क्या करता है कि जो उसके गांव के पास जो आड़तिया होता है, जो फाइनेंशियल उसको मदद प्रोवाइड कराता है, जो गांव वाला होगा उसको पता होगा कौन आता है आड़तिया। आड़तिया बेसिकली क्या होता है कि वो किसानों को फाइनेंशियली मदद प्रोवाइड कराता है। तो वो आड़तिया को बेच देता है, आड़तिया फिर डायरेक्टली सेटिंग होती है, उसको वो बेच देता है एमएसपी से लो प्राइस में, बेचता है आड़तिया को, आड़तिया एमएसपी प्राइस पे बेच देता है। तो ये क्या है, इसीलिए शांता कुमार ने बोला कि एफसीआई क्या है, घोटाला कर रहा है और हमेशा लॉस में जाता है, एफसीआई हमेशा लॉस में जाता है, ठीक है। तो एफसीआई को बंद कर दो। शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, हाई लेवल कमेटी थी, गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी थी, ठीक है। तो उसने ही बोला कि 6% जो फार्मर है सिर्फ उनको एमएसपी मिलता है, बाकी लोग ऐसे ही हैं, उनको नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें समझ आई। और क्या चीज है, फार्म मैकेनाइजेशन वाली, कि हमने, हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था कि जो फार्मर्स है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको थोड़ा मैकेनाइज्ड कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, मैकेनाइज्ड हुआ नहीं हुआ। वही चीज यहाँ पे कि इंडिया में बिलो 50% जो हमारे फार्मर्स हैं वो मैकेनाइज्ड है। वो ट्रैक्टर का जो पेनिट्रेशन है, छोटी सी चीज है ट्रैक्टर ना, हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं होता। गानों में दिखाते हैं वही ट्रैक्टर लेके चलते हैं, लेकिन हर किसान पे ट्रैक्टर नहीं होता। जो हमारा मार्जिनल फार्मर है, उन मार्जिनल फार्मर के पास 1% मार्जिनल फार्मर के पास सिर्फ ट्रैक्टर है, ठीक है। तो ये है हमारा मैकेनाइज्ड वाला सिस्टम, ये है हमारा स्टोरेज सिस्टम, ये है हमारा एमएसपी सिस्टम। अब बताओ किसान क्या करेगा, फांसी नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा, यही करेगा ना। अगर ये जो फार्मर सुसाइड वाली प्रॉब्लम है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी है इनको सॉल्व कर दो, फार्मर सुसाइड अपने आप बंद हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, एक्चुअल में हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन लेके आ रही है, बैंकिंग पेनिट्रेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो इसके एंड में लास्ट वाला जो पीडीएफ है उसमें देखेंगे। जो थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि 51% मानसून पे डिपेंड है, तो गवर्नमेंट लेके आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि अपनी फसल का अपनी उसका फसल का बीमा कराओ, फेल हो जाती है तो पैसे हमसे ले लो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है अच्छा। और क्या लेके आई, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो रिपरकशन है उसको मिटाने के लिए। और क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करेगी कि चैनल बनाएगी कि जो फार्मर ने प्रोड्यूस करा उसको एफसीआई में बेचने की जगह डायरेक्ट फूड इंडस्ट्री में बेचो, वहां पे वो उसके बिस्कुट बना के हमें देगी और तुम्हारा फायदा भी होगा, ठीक है। तो ये एक चैनल बनाया। और क्या, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, की क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रोडक्टिविटी लो हो रही है उसके लिए भी सॉल्यूशन दे दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की क्या होता है, लीकेज हो जाती है जो बेनिफिट होता है,
उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, डिस्क्लाइड मोड में डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में जाएगा बेनिफिट जो होगा, ठीक है। चाहे वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, चाहे वो एमएसपी वगैरह जो भी है, वो सारी चीजें डायरेक्ट डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। बीच में जो लीकेज होती है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट का ये प्रयास है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और फाइनेंशियल पेनिट्रेशन बढ़ा दिया। और गवर्नमेंट का एक एम भी है डबलिंग द फार्मर इनकम, की फार्मर की इनकम को डबल करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने सिर्फ एक सेक्टर को डिस्कस करा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है। और कितनी प्रॉब्लम है, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से जो मैक्सिमम चीजें हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो फार्मर सुसाइड हो, चाहे वो लो फार्मर की इनकम हो, ठीक है। समझ आया ये वाला जो टॉपिक है? अगर आएगा तो लिख लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? थोड़ा सा बताओ मेरे को, इस चीज को लिख लोगे या फिर और डिस्कस करूं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। फर्स्ट सेक्टर देख लिया एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे ये सारी चीजें अगर सॉल्व कर दो फार्मर की अपने आप इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो क्यों सुसाइड करेगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब एक चीज वहां पे थी कि जो फार्मर में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट थी। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ही खेत में बहुत सारे लोग लगे हुए थे, अब उनको वहां से निकाल के हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भेजना है। अगर ये कर देंगे तो जो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है प्रेशराइज, अभी 49% वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां से धीरे धीरे निकालो लोगों को और बाकी सेक्टरों में भेजो कि भाई बाहर जाके काम करो, शहर में जाके काम करो, ठीक है। उसके लिए एजुकेशन वाला एक तुम वो यूज कर सकते हो कि एजुकेशन लेवल बढ़ा दो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो सारा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं कि जो दूसरे सेक्टर में वहां से लोग आएंगे उसके क्या हालात है, अगर उसको भी ठीक कर दे तो वो भी सही हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा देखते हैं कंट्रीब्यूशन कितना करती है। हमारी जो इंडियन जीडीपी है इसके अंदर 18.32% जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन तो चलो ठीक कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड कराती है? 12% लोगों को, सिर्फ जो 12% वर्क फोर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। मतलब क्या है कि 12 लोग 18 रुपए कमा रहे, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ये वाला सेक्टर ठीक है। ये है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर आते हैं इसमें। सेकेंडरी जो सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर का सिर्फ एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12% लोग हैं, 18 रुपए कमा रहे हैं। तो मतलब कि ये वाला जो सेक्टर है उन लोगों से तो अमीर है, एग्रीकल्चर वालों से, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर वो लोग आ जाएं तो उनका जो स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस, वो बढ़ेगा। वही चीज है कि ये जो सेक्टर है ये पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर सकता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब देखते हैं कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज लेके आई और इस सेक्टर में क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा जब भारत आजाद हुआ था, हमारा प्यारा भारत, तो 1947 में आजाद हुआ था और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन आया था 1948 में। इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं आईपीआर 1948, ठीक है। तो ये हमारी पहली पॉलिसी आई थी और हमें पता था प्राइम मूविंग फोर्स हमने क्या चूज करा था, इंडस्ट्री चूज करा था, इसीलिए ये पॉलिसी आई। यहाँ पे स्टेट ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करा था, हमने अपने इंट्रोडक्शन में देख लिया था, जो बेसिक हमने हिस्ट्री डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे स्टेट ने एक्टिव रोल प्ले किया, लेकिन इस ड्यूरेशन में 1991 आने तक यहाँ पे बहुत सारे लैकूनेस थे, जैसे कि लाइसेंस राज की। अगर किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री को, लेट से अगरबत्ती बनाने के लिए ही, यही इंडस्ट्री थी उस टाइम पे, तो लेट से एक प्राइवेट इंडस्ट्री को अगरबत्ती बनाने के लिए लाइसेंस लेना है, तो वहां पे फिर वो इंस्पेक्टर आ जाएगा, इंस्पेक्टर आके सर्वे करेगा कि हाँ भाई सही अगरबत्ती बना रहे नहीं बना रहे, फिर थोड़े पैसे लेके जाएगा, वही सारी चीजें फिर बोलेगा आना दफ्तर में आना, वहां पे होंगे, वहां पे फिर वो ऑफिस ऑफिस खेलेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें चल रही थी उस टाइम में, लाइसेंस राज और ये पीएसयू राज, ठीक है। पीएसयू वाले अपना खा पी के सोते रहते थे और सोचते थे सरकार हमें सैलरी देने के लिए, यही यही उस टाइम पे चल रहा था। इसीलिए जो हमारी ग्रोथ थी उस टाइम में इतनी ज्यादा नहीं थी जिस टाइम 1991 के बाद जितनी हमारी ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही थी 1991 तक। फिर थोड़ा भगवान का भला हो कि हमारे यहाँ पे क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे यहाँ पे क्राइसिस हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि यार ऐसा तो चलेगा नहीं, ठीक करना पड़ेगा इसको। फिर उसने एलपीजी रिफॉर्म लेके आई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आया, ठीक है। तो इन्हीं का योगदान बोल लीजिए या कह लीजिए भगवान का वरदान है ये, कि हमारी जो इंडस्ट्री है ये थोड़ी सी डेवलप हुई 1991 के बाद में, ठीक है। अब थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बेसिकली उसकी बात करेंगे हम, ठीक है, कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि हमारे किसान यहाँ पे काम करने आने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर छोड़ के यहाँ पे काम करने आने वाले हैं,
तो देखना पड़ेगा यहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे ताकि वो यहाँ पे आए और फिर अच्छे से काम करे और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे और फार्मर सोसाइटी की प्रॉब्लम भी जाए और यहाँ की प्रॉब्लम भी जाए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि इनफॉर्मेलिटी है हमारे यहाँ पे, कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मोस्टली डोमिनेटेड है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, इनफॉर्मल सेक्टर्स में। ये सभी को पता है कि छोटे छोटे जो घर है वो भी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, कि जो छोटे छोटे घर है वहाँ पे कारखाना बना के खोल लेते हैं, फिर 2-3 लोग हायर कर लेते हैं और वो मशीनें चलती है घरों के अंदर, वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जीन्स का काम हो रहा है, ठीक है, वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो मैक्सिमम जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला। कितना है यहाँ पे, जो 3/4 वर्कर है, मतलब जो 75% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो इनफॉर्मली काम करते हैं, ठीक है। सबको पता है, सबके घर के मतलब ये पूरी इंडिया की प्रॉब्लम है, सबको पता है, हर जगह देख लो कि क्या है कि छोटी छोटी घरों में कारखाने खुल जाते हैं और वहां पे फिर वो लोग काम चालू कर देते हैं, तो वही इनफॉर्मल सेक्टर होता है। सबने देखा होगा ये चीज, ठीक है। इसकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम डेवलप होती है इसकी वजह से। इसका रीजन है, उस रीजन को देखेंगे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री है, या तो कोई घर में काम करता हुआ मिलेगा या एक बहुत बड़ी प्लांट लगा लेगा जैसे बिरला वगैरह। तो ये 2 चीज देखेंगे। मिडिल वाला जो है वो मिसिंग रहता है, बहुत कम इंडस्ट्री है जो मिडिल में है, या तो बहुत ही गरीब है, बहुत ही छोटे वाले हैं जो घरों में प्लांट लगा रखा है, या बहुत ही लार्ज स्केल वाले हैं। जो बीच की चीज है वो यहाँ पे मिसिंग दिखाई देती है, बहुत कम दिखाई देती है, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, मिसिंग मिडिल की प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है मिसिंग मिडिल की। क्या मतलब है इसका मिसिंग मिडिल का, कि जो मिडिल लेवल की जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की वो मिसिंग है हमारे सेक्टर से, इकोनॉमिक सेक्टर से वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, उसका रीजन देखते हैं। तो उसका रीजन जब हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हमारे यहाँ पे जो लॉज हैं, ठीक है, लेबर लॉज हैं और जो रेगुलेशंस है वो बहुत ही रिजिड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसकी वजह से क्या होता है कि या तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल में चलता है बंदा कि भाड़ में जान दे, कि देखेंगे तो पैसे देके निपट लेंगे, हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, हम तो ऐसे ही चलाएंगे काम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि छोटे रहते हैं, या फिर किसमें बहुत ज्यादा होते हैं तो बड़े बड़े कारखाने स्टैब्लिश कर लेता है। इसका एक एग्जांपल है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या है बेसिकली, कि जो इंडस्ट्री 100 से ज्यादा जिन्होंने वर्कर हायर कर रखे हैं वो उनको फायर नहीं कर सकती बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। अगर उनको इंडस्ट्री भी बंद करनी होगी, लेट्स से अगर इंडस्ट्री लॉस में जा रही है तो वो एग्जिट नहीं कर सकती वहां से बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के। तो ये क्या है, ये हमारे रिजिड लॉज हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं तो अपनी कारखाना बेचो, अपनी मशीनें बेचो, लेकिन जो वहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको फायर नहीं कर सकते, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही है एंट्री और एग्जिट बैरियर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो उस लेवल तक जाने की कोशिश ही नहीं करते, कि जैसे लोग मिडिल में चल रहे हैं वो सोचते हैं कि इस छोटे रहने में ही फायदा है, इन लॉस से तो बच जाएंगे, बड़े लॉस हो गए तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो सारी चीजें कि लेट्स से टैक्सेस वगैरह, ये कॉम्प्लाइंस वगैरह, जो इनकम टैक्स भरो, जीएसटी भरो, ये सीए हायर करो, ये सारी जो प्रॉब्लम है इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो इनफॉर्मल रहने में ज्यादा बेनिफिट महसूस करती है, कि इनफॉर्मली चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। वही है कि हायर रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस कॉस्ट होता है, रिजिड लॉज है और कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है। इसकी वजह से हम छोटा रहने में अब ज्यादा सेफ्टी महसूस करते हैं, कि लोकल लेवल पे चलने हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये क्या है, ये रीजन है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा। छोटे छोटे चलेंगे कहाँ से डेवलप होगा, बड़े चलेंगे, मतलब मिडिल लॉज अगर सही होंगे हमारे तो मिडिल इंडस्ट्री डेवलप होगी। जब मिडिल इंडस्ट्री डेवलप होगी तो क्या होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन मिडिल इंडस्ट्री तो है ही नहीं, क्योंकि छोटे रहने में उन्हें फायदा दिखता है, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, उनका वो जो प्रोडक्शन है वो भी छोटे छोटे स्केल का रहता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो जैसे ट्रेड पॉलिसीज है, यहाँ पे हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है ये भी बहुत ही बोलो पेचीदा है। कैसे पेचीदा है कि पहले टाइम पे तो लाइसेंस राज चलता था, कि लेट से किसी को लाइसेंस ले रहे हैं तो इंस्पेक्टर वगैरह आके सर्वे वगैरह करेगा, वो सारी चीजें। इस टाइम में ट्रेड वॉर वगैरह चलता है, तो जैसे सोलर इंडस्ट्री था, वहां पे नए नए स्टार्टअप्स आए थे, तो अब गवर्नमेंट ने एक लॉज लेके आ गई कि चाइना से इंपोर्ट करा हुआ माल नहीं डालना सोलर वाले में, अपना खुद का डेवलप करो। तो यहाँ पे ना एक कॉस्ट होता है कि कंपटीशन है ना मार्केट में, अगर तुम्हारे माल की जो वैल्यू है लेट से अगर वो ज्यादा है तो जो कस्टमर है वो खरीदेगा नहीं। अब तुमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बोलना कि अपना लोकल माल तुम बनाओ, लोकल बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है, माल महंगा बनेगा तो खरीदेगा कौन उसे। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इंडस्ट्री जो होती है रिस्क लेने से डरती है, कि गवर्नमेंट का पता नहीं कल क्या कर दे, कि कुछ किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे। इसकी वजह से वो
छोटा रहने में ज्यादा अच्छा महसूस करती है, और बाकी जिसमें ज्यादा पैसे हैं वो तो बड़ी इंडस्ट्री बनी जाता है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पैसा नहीं खर्च करते। हमें पता है 0.6% जीडीपी है, तो टेक्निकली जो हमारी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो एडवांस नहीं है। ठीक है, समझ आया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, कि एक तो रेगुलेशन इतने टाइट कर दिए, एडवांसमेंट कुछ तुम कर नहीं रहे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पे रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई है। इतना जो एडवांस, क्योंकि इसका जब तुम डेटा देखोगे, तुम देखोगे कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद आज तक इनका जो कंट्रीब्यूशन है इतना ही कुछ 18% ही कुछ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। क्यों? इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, और चीजें देखते हैं और क्या होता है। हमने देख लिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च होता, तो वहां पे एडवांसमेंट आ नहीं पा रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन होता है वो बहुत लो है। अब देखो एक चीज देखो, मार्केट का हमेशा याद रखना, सस्ता माल ज्यादा बिकेगा, महंगा माल कम बिकेगा। क्यों चाइना का माल हम खरीदते हैं? क्योंकि सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च होता है। ठीक है, पैसा खर्च होता है तो वहां के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मशीनें लगा रखी है वहां पे उन्होंने। हमारे यहाँ पे वही सिलाई वाला उससे कढ़ाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, यही चीज है ना। हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे हम, तो हमारा माल अपने आप ही महंगा बनेगा। इसलिए चाइना का माल सस्ता बनता है, हमारा महंगा बनता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या चल रहा है सारा। और देखते हैं क्या है, हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड ही नहीं है। याद करो ये एजुकेशन वाला डेटा, वहां पे मैंने स्किल इंडिया रिपोर्ट को डिस्कस करा था कि बीटेक से जो बंदे निकलते हैं, सिर्फ 47% ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है और उसको इंडस्ट्री अडॉप्ट करना चाहती है कि चलो इसको हायर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है। और क्या चीजें हैं, देखो लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये क्या चीजें होती हैं कि माल को एक हिस्से लेके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना। मीन्स लेट से एक्सपोर्ट करना है, तो जहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से पोर्ट तक ले जाना, पोर्ट तक से दूसरी कंट्री में ले जाना, दूसरी कंट्री से जहां पे भेजना है वहां तक लेना, पूरा लॉजिस्टिक है। इंडिया में लॉजिस्टिकली हमारा बहुत कॉस्टली पड़ता है, हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक डेवलपमेंट हो नहीं रखा है ढंग से। ठीक है, तो श्रीलंका का पोर्ट हम यूज करते हैं ये सारा माल अपना ढोने वगैरह, इसके लिए माल भेजने भेजने के लिए, हमारे यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है इस चीज का। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉम्पिटेटिवनेस कम हो रही है। वही यहाँ पे है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया तो हमारी जो कॉम्पिटेटिवनेस है हमारे माल की वो महंगी हो गई, कम हो गई, कि हमारा माल महंगा हो गया, चाइना का सस्ता है तो हमारा कौन खरीदेगा, चाइना का मंगाओ। ठीक है, यही चीज हो रही है। समझ आया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है क्या प्रॉब्लम है वहां पे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, अब लेट से, हाँ, इनोवेशन वही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही होता है सर्वेश। तो और क्या प्रॉब्लम है, लेट से कोई एमएस, हमारा जो मिडिल वाला ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला सोचेगा चल थोड़ा पैसा ले लेता हूँ बैंक से, और बैंक से पैसा लेके फिर मैं खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा, खुद का अपना वो करेंगे और थोड़ा सा एडवांस करेंगे, चाइना को कम्पीट करेंगे। अब वो जब बैंक की तरफ जाता है तो देखता है यार बैंक में तो एनपीए चल रहा है, बैंक तो लोन ही नहीं दे रहा है, वहां तो खुद ही प्रॉब्लम चल रही है बैंक में। तो ये भी बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हैम्पर कर रही है। ठीक है, ये समझ आया। इसकी वजह से क्या होता है, देखो एक चीज तो है, बैंक में पैसा नहीं है क्योंकि एनपीए कर रखा है मैक्सिमम। जो हमारे जो ये है, क्या क्या नाम था उसका, डायमंड मर्चेंट, वो नीरव मोदी और ये सारे लोग पैसा ले लेके बाहर भाग रहे हैं। और वो जो था दारू बेचता था, जो एयरलाइंस वाला, नाम भूल गया उसका, तो वो लोग क्या है कि यहाँ से पैसे ले लेके बाहर जा रहे हैं, तो हमारा बैंकिंग सेक्टर एनपीए से ग्रसित हो रहा है। ठीक है, एनपीए हो रहा है। अब वहां पे हाँ, विजय माल्या, ठीक है ठीक है, विजय माल्या। तो क्या हो रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा नहीं है अब। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग वाला पैसा कहां से लेगा? अब बैंक में है लिमिटेड पैसा, आधा हो गया एनपीए, अब जो बचा उसको गवर्नमेंट यूज कर रही है पैसे को, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना, अपनी स्कीम वगैरह जो लाती है, प्रमोशन वगैरह करती है, सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स लाती है, सोशल सेक्टर के लिए जो करती है, उसके लिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, चौकसी भी है उसमें, नीरव मोदी भी है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक से पैसा लेती है, पैसा करके सोशल सेक्टर में लगाती है। ठीक है, फिर उसके पास आता है तो लौटा देती है। अब बैंक पे लेट से 50 रुपए हैं, ठीक है, 50 रुपए में से 40 रुपए तो गवर्नमेंट ने ले लिए, बचे फिर 10 रुपए। अब 10 रुपए को वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेगा। अब 10 रुपए जब बचे, ये एग्जाम्पल है कि जो मैक्सिमम पैसा है बैंक से वो गवर्नमेंट ले लेती है, उसके बाद जो बचता है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि अब जब पैसा कम है, डिमांड ज्यादा है, तो अपने आप लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, मार्केट वाला प्रिंसिपल। उसी की वजह से क्या होता है, इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब कि जो पैसा है एनपीए हो रखा है, बाकी जो बचा है उसको गवर्नमेंट ने ले लिया, कि गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, प्राइवेट भी खर्चा कर रही है। अब गवर्नमेंट जब लोन लेती है बैंक से,
तो उसकी वजह से क्या होता है, लोन की जो फैसिलिटी होती है, जो विंडो होती है, वो कम हो जाती है। अब पैसा नहीं है बैंक के पास, लोन महंगा हो जाता है। अब जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला लोन लेने के लिए, उसको 10% का रेट चल रहा है तो 20 का बताएंगे कि अब पैसा नहीं है सर, अब 20 पे ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाता। समझ आया क्या प्रॉब्लम चल रही है? एनपीए और क्राउडिंग आउट इफेक्ट की वजह से, और जो ये वाली यही सारी चीजें, हाई कॉस्ट जो है क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अब और क्या चीजें आती है, एक ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम है, ये भी बहुत बार न्यूज में सुना होगा। ये क्या है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक तो उसकी हालत खस्ता हो रखी है, ठीक है, ना तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है, ना स्किल्ड लेबर फोर्स है। और अगर उसको थोड़ा ठीक करना है, यही चीज कि खुद का जो बैलेंस शीट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो ठीक चल ही नहीं रहा, बैंक से वो थोड़ी मदद मांगता है, तो वहां की जो बैलेंस शीट है वहां पे भी एनपीए वगैरह ये सारी चीज हो रहे हैं, इसी को कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ठीक है। इसीलिए समझ आया, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पे काम करने क्यों नहीं आ रहा है, काम ही नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा। समझ आ रहा है कि क्यों वहां से लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पे? क्यों क्यों भाई, तुम देखो, एक बात देखो कि जो खेत है, खेत के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 की जरूरत है। 8 लोग अंधे तो नहीं है कि वो भाई, वो उनको भी पता है कि हम जा सकते हैं शहर में काम करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वहां पे काम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम? क्योंकि सारा जो सिस्टम है वही गड़बड़ा रखा है। इसी सिस्टम को समझाने के लिए ये दोनों चीजों को लिंक करना जरूरी है, कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं आ रही, तो ये क्या हो रहा है, सारा सिस्टम ही एकदम से थोड़ा हिला हुआ है हमारा, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं इन सब चीजों का। देखो, हमने टेक्नोलॉजी का एडवांस वाला वो सारा सिस्टम देख लिया। हमें एक चीज को हमेशा याद रखना है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें जो एडवांसमेंट करना है, वो ऐसे सेक्टर में एडवांसमेंट करना चाहिए जहाँ पे लेबर ज्यादा लगे। टेक्नोलॉजी कम कम लगे चल जाएगा, लेकिन लेबर ज्यादा लगनी चाहिए, क्योंकि हम पे लेबर मैन पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। वही चीज हम कुछ सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है, ह्यूमन जो कैपिटल है उसको फॉर्म करना है। लिटरेसी वाला वो याद रखो, एजुकेशन वाला, थोड़े बहुत जो एजुकेशन में डेटा देखे थे उसको याद रखो। तो हमें क्या करना है, अपने जो ह्यूमन फोर्स है उसको एक, मतलब पोटेंशियल, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना है, वही वाली चीज, ठीक है। वही है कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे? देखो, हमारे यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट है, कि जो हमारा बच्चा है उसको शुरू से ही हम क्या करेंगे, टेक्निकल नॉलेज देंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग वही तो है कि पढ़ाई से अलावा वाली। और क्या चीज है कि हमें कोलैबोरेट करना है एकेडमी और इंडस्ट्री का। एकेडमी और इंडस्ट्री का जब कोलैबोरेशन तो करेंगे तो क्या होगा कि हम जो एजुकेशन देंगे अपने स्टूडेंट को, वो मार्केट ओरिएंटेड देंगे, जो मार्केट में डिमांड है। वो आईसी नहीं पढ़ाएंगे, वो 90 का जो आज चलता नहीं है, ठीक है। तो यही चीज है, ये दोनों चीज करेंगे तो भी क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल्ड लेबर फोर्स आ जाएगी, ठीक है। एक ये कमी थी वहां पे, उसको सॉल्व करने के लिए ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि हमें क्या करना है, अपना लॉजिस्टिक जो सेक्टर है उसको इंप्रूव करना है, ताकि जो हमारी कॉम्पिटेटिवनेस है, जो 2-3 इंडस्ट्री है जो ठीक सा काम करती है, उसका माल जो सस्ता बनता है वो सस्ता ही रहे, महंगा ना हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक देखो पीपीपी मॉडल होता है, कि जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर क्या करती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको डेवलप करती है, रोड वगैरह बनाती है। तो एक वो वाला मॉडल यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको ठीक करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है, वहां का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उसने एक डिवीजन भी लेके आया है, न्यू लॉजिस्टिक डिवीजन। तो ये उसको देखेगा लॉजिस्टिक सेक्टर को। तो भाई गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं, उसको गाली मत देना, काम कर रही है, ठीक है। और क्या चीजें और क्या कर सकते हैं, देखो कि हमें क्या करना है कि ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करनी है जो लेबर इंटेंसिव हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा है। अगर हम बाहर से विदेशों से मशीनें मंगा मंगा के हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, और हमारे लेबर क्या करेंगे, चौक पे बैठे रहेंगे वो ब्रश सा लेके, तो क्या होगा कि भाई रियॉट होंगे आगे चल के। पॉपुलेशन वाला चैप्टर याद रखो, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हमें उस हालत में क्या करना है कि जैसे वियतनाम, जैसे बांग्लादेश, ये चीज के ये क्या कर रहे हैं, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, ये इंडस्ट्री बेसिकली वो होती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेड रोल होता है, बाकी मैक्सिमम मैन पावर यहाँ पे देखती है, क्योंकि मैन पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमें उसी उसी सेक्टर में घुसना पड़ेगा, उसी सेक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे अपीरल सेक्टर हो गया, कपड़े वाला सेक्टर, लेदर सेक्टर, फुटवियर का सेक्टर। ये सारे सेक्टर को हम यहाँ पे अगर डेवलप करेंगे इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमारे बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा। और जो हमारे किसान लोग जो एक ही खेत में बैठे हुए हैं, बीड़ी जला रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके काम करेंगे, ठीक है। ये होगा एक्चुअल में। समझ आया? और क्या क्या चीज कर रही है गवर्नमेंट हमारी, और क्या कर रही है, देखो
मुद्रा स्कीम लेके आ गई कि भाई लोन ले लो हमसे, बैंक एनपीए हो रहा है लेकिन मुद्रा स्कीम फिर भी लेके आ गई, कोई नहीं लिखना है हमें तो, मुद्रा स्कीम लेके आ गई कि लोन ले लो और लोन लेके अपना काम चालू करो, ठीक है, एक ये चीज हो गई। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करिए, ये अच्छी चीज है। ये क्या चीज है कि जो पर्टिकुलर एक एरिया है, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्री को डेवलप करेगी और वहीं पे सारी सुविधाएं उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराएगी। वो लिंकेज वाली फैसिलिटी और लॉजिस्टिक वाली फैसिलिटी, थोड़े रेगुलेशन है उसको रिलैक्स करेगी उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। तो इससे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगा। जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, ये गुड़गांव वाला एरिया, ये नोएडा वाला एरिया, ये सारे सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, स्पेशली कानपुर वाला एरिया, इसको डेवलप करेगी और रेगुलेशन वगैरह स्मूथ करेगी वहां पे, ठीक है। और क्या क्या चीजें, एक एमएसएमई वाला कॉन्सेप्ट लेके आई है कि अब तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही नेट से रजिस्ट्रेशन करो, 2 मिनट में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वही है उद्योग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है कि जो छोटी इंडस्ट्री है, इनफॉर्मल वाली इंडस्ट्री है, वो फॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी काउंटिंग हो जाएगी, वो नजर में आ जाएगी। अब उसको फिर बेनिफिट वगैरह मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो इंडस्ट्री है वो अपने आप ही, एक मिनट रुको, हाँ, वो जो इंडस्ट्री है वो अपने आप ही क्या होगा कि बड़ी बनती जाएगी, एम्प्लॉयमेंट वहां पे ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें कर रही है कौन, गवर्नमेंट कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, ये समझ आया। और देखते हैं कि एस्पायर करके, एस्पायर क्या है, बेसिकली जो आंट्रप्रेन्योर्स है, जो नए नए लोग हैं जिनको कुछ करना है, जिनके खून में गर्मी है, उनके लिए ये एस्पायर स्कीम है। ये क्या करेगी, आंट्रप्रेन्योरशिप जो है प्रमोट करेगी रूरल एरियाज में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो अभी सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बंदे कहां से आएंगे, बंदे वहां से आएंगे जहां पे एक्स्ट्रा है, ठीक है, समझ आया। कहां पे एक्स्ट्रा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहां से फिर खिंचे हुए इधर आएंगे और फिर हमारे देश में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ आया इतना। अब अपने तीसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा सेक्टर बेसिकली सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर को, सर्विस सेक्टर से ऐसे कुछ डायरेक्टली आता नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है कभी कभार, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखेंगे कि ये क्या रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, ठीक है, होता क्या है और क्यों होता है, ये दोनों चीज देखेंगे। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि जो लोग जिनके पास बैंक का अकाउंट नहीं है, ठीक है, जो बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको बैंक से जोड़ना, ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि कहीं ना कहीं उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दो तो फाइनेंशियली वो इंक्लूड हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, याद करो, किसानों वाला, ठीक है। और क्या कि ऐसा डाइवर्सिफिकेशन के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदने की कोशिश करते हैं ना, हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ पे फिजिकल एसेट ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन करके उनसे बोलेंगे अब फिजिकल एसेट मत खरीदो यार, अब तुम खरीदो शेयर, ठीक है। ये चीज कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। और इससे क्या होगा कि जो क्रेडिट, जो एक्सेसिबिलिटी है, वो थोड़ी रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाएगी। ये बेसिकली सारी चीज होगी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। तो थोड़ा समझा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, कि अनबैंक्ड को बैंक से जोड़ना, अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड करना, यही बेसिकली है फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन के। और देखते हैं इससे बेसिकली होगा क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन हम करेंगे तो इससे होगा क्या। देखो कि एक चीज तुम देखो कि जो करप्शन होता है वो कैसे होता है, कैश में लेते हैं ना पैसे, कैश में, बैंक अकाउंट से तो हम ट्रांसफर नहीं करते। लेट से कोई पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लिया हो और चालान काट रहा हो, तुम बोलोगे सर 100 रुपए ले लो, छोड़ दो, तो तुम उसको डायरेक्टली हाथ में दोगे ना पैसे, ये थोड़ा ना बोलोगे सर पेटीएम कर देता हूँ आपको। पेटीएम करेगा, पकड़ा जाएगा, करप्शन कम हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से करप्शन कम हो रहा है नहीं हो रहा है, कि अगर हम पूरे जो कैश है उसको खत्म कर दें, वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो है हम डिजिटली करना चालू करें, एक एग्जांपल था, तो क्या होगा, जो करप्शन लेवल है वो कम होगा, ठीक है। करप्शन चलो साइड में रखो। और क्या होगा इसकी वजह से, देखो सारा जो सिस्टम, सारा जो पैसा है वो सिस्टम के अंदर आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। अब आरबीआई उसको फिर लोन में देगा, लोन में जाएगा, कोई इंडस्ट्री लेगी, इंडस्ट्री लेने के बाद प्रोडक्शन बनाएगी, प्रोडक्शन करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बंदे पे पैसा आएगा, फिर मार्केट में खर्च करेगा, तो ये जो मनी का इफेक्ट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो सबसे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जो हमारा थर्ड टॉपिक है आज का, वो क्या है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है हमारे, अगर ये सिस्टम, जो पैसा है वो सिस्टम के अंदर आ जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होगा, अब लेट से पैसा आ गया हमारे सिस्टम के अंदर, अब बैंकों के पास पैसा रहेगा,
तो अब जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको पैसे चाहिए थे, उसको पैसे भी मिल जाएंगे क्योंकि पूरा सिस्टम में आ चुका है। ठीक है, और क्या होगा, फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। कैसे फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेट्स से कि पूरा सिस्टम हमारा उस पर चल रहा है डिजिटली, अब तो पेटीएम वाला सिस्टम चलता है, तो क्या होगा कि टैक्स की चोरी नहीं होगी। टैक्स की चोरी नहीं होगी तो क्या होगा कि उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। घर में खोल लिया, लेकिन अब माल देने जा रहा है तो वहां पे पैसे उसको कैश में नहीं, चेक में दे रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे जैसे होता है, तो धीरे 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 धीरे, एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड होती है, फॉर्मल इकोनॉमी बनती है। इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये टैक्स वगैरह, फ्रॉड, ये सारी चीजें हटती हैं, और बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है। इतनी सारी चीजें होती हैं सिर्फ किससे, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ठीक है, और क्या देखो, अभी जब ये जो डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है, 2016 में हुआ था शायद, उससे पहले का टाइम सोच के देखो, कभी तुमने देखा था कि रेडी वाला तुमसे डिजिटली पैसे लेगा? ऐसे सोच के भी देखा था इंडिया में ऐसा कुछ होगा? कभी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, पूरा तख्ता पलट गया। उसके बाद फिर ये डिजिटली हम इतने एम्पावर हो गए कि अब एक गोलगप्पे खाने जाओ 10 रुपए के, वो भी तुम डिजिटली ट्रांसफर करोगे उसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्मल हो रही है धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी। सारा जो पैसा वो सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझना। इससे पोवर्टी कैसे एलिवेट होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। देखो, सिस्टम में पैसा आ गया, बैंकों में पैसा है, अब किसी को लोन चाहिए होगा, लोन मिलेगा सस्ते दामों पे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, वो भी लोन ले पाएंगे। एसबीआई ने को लोन दिया था, याद होगा, कोरोना के टाइम में 10,000 रुपए का। तो ये क्या है कि पोवर्टी धीरे धीरे एलिवेट होगी उससे। और क्या है, माइक्रो इंश्योरेंस, वेलफेयर स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये सारी चीजें होंगी जो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, किसकी वजह से, सिंपली फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से। तो ये क्या है, हमारा बेनिफिट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब थोड़ी सच्चाई देख लेते हैं। इतना सारा देख तो लिया, हमें लग रहा है पूरा सब चेंज कर देंगे भारत को, तो थोड़ा सच्चाई भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखो, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि 2014 में हमारे यहाँ पे सिर्फ 53% जो लोग थे उनके पास बैंक अकाउंट था। 2014 की बात हो रही है, अभी की नहीं हो रही। 53% जो लोग थे उन पे बैंक अकाउंट था, और अब ये जो है रेशियो जो है, परसेंटेज जो है, वो 90% में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब कि हमारे इंडिया में आज की डेट में 90% जो एडल्ट है उनके पास बैंक अकाउंट है। ठीक है, हाँ, जनधन योजना के तहत। ठीक है सर्वेश, थैंक यू। उसके बाद और क्या चीज है, नीति आयोग कहता है कि जो हमारे एडल्ट है, 2016 का ये डेटा, नीति आयोग ने बोला कि 2016 में, ठीक है, 16 में हमारे जितने भी एडल्ट थे उनमें से 154 के पास, 1000 में से कैलकुलेट करेंगे, 1000 में से सिर्फ 154 जो लोग थे वो ही क्रेडिट को एक्सेस कर पाते थे। ठीक है, ये हालात है हमारे उससे पहले, डिमोनेटाइजेशन से पहले वाले। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए जिसकी वजह से सारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो सारी चीजें हुई, और ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से हुई। ठीक है, अब थोड़ा समझेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। हमने देखा यार, इतने सारे बेनिफिट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, करप्शन कम हो गया, लोन मिल रहा है लोगों को, पॉवर्टी कम हो रही है, तो चैलेंजेस क्या है यहाँ पे, क्या चैलेंजेस है, क्यों नहीं हो रहा फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमारा देश है वो चेंज नहीं हो रहा? हो जाना चाहिए ना अब तक, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो देखो, प्रॉब्लम क्या आ रही है, एजुकेशन को याद करो, इलेक्ट्रेसी लेवल क्या चल रहा है, और उसके बाद हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन। तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे लो फाइनेंशियल लिटरेसी है, कि हमारे जो स्मॉल इनफॉर्मल जो बिजनेसेस है, और जो लो इनकम जो लोग हैं, जिनके पास पैसे कम है, बेसिकली गरीब जो लोग हैं, उनको लिटरेसी नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। उनको नहीं पता कि भैया बैंक अकाउंट है, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, पेटीएम डाल लिया मोबाइल में। एक्चुअल में ये मैंने खुद देखा था चांदनी चौक में, कि वहां पे मैं एक मोबाइल खरीदने गया था। मैंने देखा कि एक वहां पे जो वर्कर था, जो वहां पे झल्ली वाले होते हैं जो सामान उठाते हैं, वो आया उस दुकान के ऊपर, उस दुकान वाले को उसने पैसे दिए कैश में, और बोला कि मेरे गांव भेज दो। ये अभी की बात है, थोड़े टाइम पहले। और उसने अपने हाथ में से इतना बड़ा मोबाइल निकाला, पूरे मेरे हाथ से ही बड़ा मोबाइल था। तो मैंने उस दुकानदार से बोला, मैंने कहा यार, इनके पास इतना बड़ा मोबाइल है, खुद ट्रांसफर क्यों नहीं करते? कहता आते नहीं है इन्हें। तो वही क्या चीज है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है हमारे यहाँ पे, फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें होने में प्रॉब्लम आती है। समझ आया एग्जाम्पल के थ्रू? और क्या चीज है कि देखो, लेट्स से जो गांव में जो लोग रहते हैं, वहां पे सबको पता है कि एक, मतलब जो गांव में भी उसमें रहते हैं, एकदम रूरल एरिया में, टाउन में नहीं। तो रूरल एरिया में पता है कि भाई गांव गांव में तो बैंक होते नहीं है, एटीएम होते नहीं है। जब ये सारी चीजें दूर होती हैं तो ये एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है कि कौन जाके बैंक का अकाउंट खुलवाएगा, कौन सारी चीजें करेगा।
और मैक्सिमम लोग तो कैश में लेते हैं, तो क्यों हम बैंक अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, ये भी एक रोड आर्ट का आता है, एक ऑब्स्टेकल बनता है किसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। और क्या क्या चीजें हैं देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका बहुत आसानी से हो जाता है जो जॉब करते हैं, है ना, जो जॉब करते हैं जिनकी रेगुलर इनकम आती है, जो फॉर्मल सेक्टर में है या फिर इनफॉर्मल में भी है लेकिन जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ईजी चीज है कि बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, सैलरी आएगी वहां डाल देंगे, हर महीने तो आएगी। लेकिन लेट्स से जस्ट थिंक अबाउट उन फार्मर्स के बारे में जो गांव में रह रहे हैं। ठीक है, उनके पास ना तो रेगुलर सैलरी है, जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं उनके पास, जिनको पता नहीं कि कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है, उस चीज को सोच के देखो। तो वही यहाँ पे चीज है कि जिन पे लो इनकम और इरेगुलर इनकम है, वो मेजोरिटी ऑफ पीपल गांव में रहते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, वो चीज हो गई। और क्या चीजें हैं कि देखो, फाइनल लेट से कि अब ये जो जनधन योजना आई थी, जीरो जीरो रुपए में अकाउंट खुलवा दिया। ठीक है, अकाउंट खुलवाने के बाद अब वो लेट से थोड़ा बहुत काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसे वहां पे जमा भी कर दिए उन्होंने। ठीक है, अब उनको चाहिए लोन, लेकिन क्या है कि उनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, जब क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो जो बैंक है उनको लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट में पहले से कम पैसे हैं और पहले कभी लोन लिया नहीं है, हिस्ट्री है नहीं, तो लोन दे के भाग गए वो, तो बैंक कहाँ से चुकाएगा, एनपीए हो जाएगा। लेकिन मान लिया वो देते टाइम तो नहीं सोचते ये चीज। तो वो क्या चीजें हैं, उसकी वजह से भी फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी चीजें में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये समझ आया। और क्या चीजें हैं, डिसेबल्ड पर्सन, देखो इंक्लूसिव है ये पूरा सारा, कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी प्रॉब्लम आती है। कितने बैंक है, कितने एटीएम है जो डिसेबल्ड फ्रेंडली है, कितने जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए फ्रेंडली है बैंक हमारा, कितने जो मतलब फिजिकली जो वो है डिसेबल्ड है उनके लिए फ्रेंडली है, तो उनके इंक्लूजन में भी प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। और क्या चीज है, और क्या प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, और क्या क्या चीज कॉन्स्ट्रेंट जो बाधा उत्पन्न करती है, वो क्या चीज है। एनपीए वाली प्रॉब्लम हमने देख ली थी कि वीक बैलेंस शीट है, पैसे ही नहीं है खुद के पास, तो लोन क्या देंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन करके करेंगे क्या। ठीक है, वही है। और जीरो क्रेडिट हिस्ट्री मींस नो लोन, एनपीए हो गया और क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो बैंक में खाता हो तो भी कोई फायदा नहीं होता, लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या चीजें प्रॉब्लम आती है, देखो ये वाली चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो पूरे इंडिया में जो लोग हैं, मैक्सिमम लोगों ने ये देखा होगा कि हम अब मॉल में जाते हैं तो वहां तो हम क्रेडिट कार्ड से अपना स्वैप कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से स्वैप करके पे कर सकते हैं। लेकिन अब तुम किराने की दुकान पे जाओ, अब तुम जो तुम्हारी लोकल मार्केट है वहां पे जाओ, क्रेडिट कार्ड लेके या फिर अपना डेबिट कार्ड लेके और बोलो कि भैया ये टी शर्ट लेनी है मेरे को और वो जींस लेनी है, ये लो कार्ड से स्वैप कर दो, वो हंसेगा पहले, तो बोलेगा कि भैया एटीएम से निकाल के ले आओ आप। तो ये क्या है कि हाई कॉस्ट है, ऑपरेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये सारा जो सिस्टम बनाने में प्रॉब्लम आती है और ये सिस्टम में हम इंक्लूड नहीं कर पाते सारी चीजों को। ठीक है, क्रेडिट मतलब कार्ड स्वैप करते हैं तो एमडीआर चार्जेस लगता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पालिका वगैरह मार्केट में जाता होगा, वो वहां पे जब टी शर्ट खरीदोगे तो वो बोलेगा कि अगर 100 रुपए की टी शर्ट है, बोलेगा 120 लगेंगे कार्ड से स्वैप करोगे तो। इसी की वजह से क्या होता है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है, एक ऑब्स्टेकल ही तो है कि हमने क्रेडिट कार्ड बना लिया, उसका यूज ही नहीं कर पा रहे, क्या फायदा उसका। तो फिर हम क्या करेंगे कि छोड़ यार अपना वैसे ही चलने दे सिस्टम को। यही सारी चीजें, मिनिमम बैलेंस रखो, एटीएम में ट्रांजेक्शन लगेगा तो उसका कॉस्ट लगेगा, तो ये सारे ऑब्स्टेकल है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो समझा कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन के में फायदा तो बहुत हो रहा है, लेकिन उसके ऑब्स्टेकल भी हैं, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी सारी जो चीजें हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से हो पाएंगी। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या सॉल्यूशन लेके आई है इस चीजों में। हाँ हाँ बिल्कुल सिमोए, ऐसे ही होता है कि जाओगे तो बोलेंगे 2% ज्यादा देगा, हम क्यों ज्यादा दें, हमें तो उसी कॉस्ट में चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एटीएम से जाके निकाल लेते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं हम। तो लेट से हम तो अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम जॉब कर रहे हैं, हम पे सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है। किसान, अब किसान जाएगा उस मतलब जो वो शहर घूमने आएगा, वो क्यों करवाएगा, वो बोलेगा कि यार इस कार्ड का फायदा नहीं है, फेंको इसको, पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं इसकी वजह से। तो यही सारी चीजें ऑब्स्टेकल है। अब थोड़े सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। तो बहुत सारे इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट लेके आई है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। पहला तो ये जनधन योजना ही हो गया कि अगर ये नहीं लेके आती तो जो 90% जो हमारे जो एडल्ट है उनके पास बैंक अकाउंट है, वो कभी ड्रीम सच ही नहीं हो पाता, उन पे बैंक अकाउंट ही नहीं आते अगर ये योजना नहीं आती। मुद्रा योजना आ गई लोन देने के लिए, और क्या आ गई, आयुष्मान भारत आ गई, हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में स्ट्रक्चर ही कर लिया कि वो शायद 5 लाख या 10 लाख का वो जो बीमा है वो उसमें फ्री प्रोवाइड कराती है। वो सारी चीज, फसल बीमा योजना, ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के। ठीक है,
एक और चीज है, वो क्या, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो बैंकों पे अप्लाई होती है, कि 40% जो उनको लोन देना पड़ेगा वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। वो कौन से सेक्टर है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हाउस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई। एक मिनट शिखा, अब खत्म होने वाला है, इसके बाद पूछ लेना, ठीक है। इन सारे सेक्टर्स को लोन देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इनिशिएटिव है। आरबीआई के भी कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव है जिसको हम देखेंगे, कि हमने देखा था फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से इंक्लूजन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आरबीआई हमारा एक प्रोग्राम लेके आया है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। तो अब लोग जो होंगे थोड़े पढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे कि यार क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, इंक्लूजन होगा। और एक ये है नेशनल नेशनल इंक्लूजन फॉर फाइनेंशियल, अरे दोनों चीजें वही है, नेशनल इंक्लूजन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये भी एक आरबीआई का इनिशिएटिव है, किसके लिए? फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए। और क्या क्या चीजें हैं? दो चीज और नई नई है, कि अभी क्या है, एक स्कीम लॉन्च करी है कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, जिसका नाम क्या है? आर्थिक शिक्षा अभियान, ठीक है। ये आर्थिक शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। इसके अंदर क्या होगा कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वहीं से फाइनेंशियली लिटरेट करा जाएगा, और जो लोग हैं उनको मास मीडिया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया वाला, उसके थ्रू कैंपेन चला जाएगा, ताकि उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके बारे में पढ़ाया जा सके, ठीक है। ये एक चीज हो गई। और क्या चीज है कि एक ये नीति आयोग के अंदर एक सजेशन दे रखा था कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ये वाला नीति आयोग का डेटा है, ठीक है, उसकी वो जो 3 ईयर वाली बुक है वहां से लिया है। तो यहाँ पे बताया है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके भी हम जो क्रेडिट वाली, जो हमने देखा था ना कि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उसकी वजह से लोन नहीं मिल रहा, तो टेक्नोलॉजी को यूज के हम उसकी क्रेडिट वॉर्थिनेस को पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की कैसे, कि उसका जनधन अकाउंट हो गया, आधार हो गया, ये दो डिटेल मिल गई तो उसके बाद उसको लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये डाटा शेयरिंग फ्रेमवर्क पे भी हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा जोर देना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद उससे जो फाइनेंशियल बेनिफिट है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वो मिल सके, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज हो गई तो क्या होगा, हमारा जो इंडिया है वो महान इंडिया बन जाएगा। सारी चीज सिस्टमैटिक हो जाएगी, ऊपर से फ्लो आता आता नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हमने सारी चीज डिस्कस करी। जो 3 मेन जो इश्यूज थे हमारी इकोनॉमी के अंदर, उन चीजों को डिस्कस किया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं।